Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रवि। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम आज भी आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक जयंतो दास आमंत्रित हैं। जयंतो नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। शुक्रिया। और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं वी रवि कुमार। Domestic stocks extend winning streak for fourth session in a row. Sensex closes above the 39,000 mark. Nifty settles above the 11,500 level. Asian indices drift lower as grim US data raised concerns about the global recovery. And crude remains near $46 a barrel ahead of Hurricane Laura in the USA. घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र बढ़त में। सेंसेक्स 39,000 के स्तर से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 11,500 के स्तर से ऊपर पहुंचा। अमेरिका से निराशाजनक आर्थिक आंकड़े जारी होने से वैश्विक सुधार पर चिंताएं उभरने के बीच एशियाई बाजारों में गिरावट का रुख। और अमेरिका ने लॉरा तूफान से पहले कच्चे तेल का मूल्य $46 प्रति बैरल के करीब बना रहा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला लगातार चौथे सत्र कायम रहा और 6 महीने में पहली बार सेंसेक्स 39,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.59% की वृद्धि से 230 अंक बढ़कर 39,074 पर बंद हुआ। इससे पहले इस वर्ष 27 फरवरी को सेंसेक्स 39,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.67% की बढ़त से 77 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 11,550 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी बढ़त का रुख था। मिड कैप सूचकांक 0.38% के फायदे में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.69% की वृद्धि दर्ज हुई। The BSE Sensex today closed above the 39,000 mark for the first time in 6 months as equities extended their winning streak for the fourth straight session amid mixed global cues. The BSE benchmark Sensex ended at 39,074, up 230 points or 0.59%. The Sensex had last closed above the 39,000 level on February 27th this year. On similar lines, the NSE Nifty advanced 77 points or 0.67% to finish at 11,550. In the broader market at the BSE, the mid-cap climbed 0.38% and the small cap gained 0.69%. IndusInd Bank was the top gainer in the Sensex pack, rallying around 6%, followed by Reliance Industries, Axis Bank, Kotak Bank, Bajaj Auto and HCL Tech. Market heavyweight RIL contributed to over half of the index gains. On the other hand, Bharti Airtel, Ultratech Cement, Asian Paints, Maruti, L&T, NTPC and HDFC were among the main laggards, skidding by up to 2.7%. Global markets were on the upswing ahead of a key speech by U.S. Federal Reserve Chairman Jerome Powell at the Jackson Hole Symposium. BSE Energy, BankX, Auto, IT, Realty and Finance indices rose by up to 2.1%, while Telecom, Capital Goods, Basic Materials, FMCG and Healthcare lost as much as 2%. और अब जयंतो है हमारे साथ। जयंतो, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार चौथे सत्र हमने बढ़त देखी है भारतीय बाजार में। क्या लगता है आपको, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो भारतीय बाजार के सेंटिमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, मोटी तौर से इस वक्त मार्केट का जो हालत है, मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी हम लोग को कुछ करेक्शन नजर आएगा देखने के लिए, क्योंकि खास तौर से एक तो ग्लोबल मार्केट में जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस वक्त, और साथ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट में अलग से रुचि बना के रखे, उस वजह से मार्केट में हम इस तरह से एक तेजी देख रहे हैं। माइलस्टोन के हिसाब से अच्छी बात है कि 39,000 का फिगर क्रॉस किया करीबन 6 महीना बाद, लेकिन इस वक्त इस मार्केट में मैं मानता हूं कि करेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर और उसका होने का उम्मीद ज्यादा है इस वक्त। तो और ऐसी स्थिति में जो हमारा खुदरा निवेशक है थोड़ा सा सावधानी से खरीदना बेचना करे।
और ऐसा स्थिति में आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू के ऊपर ध्यान रखते हुए मार्केट में आप प्रवेश करें या मार्केट से आप निकले, उस हिसाब से आपको अपना स्ट्रेटेजी ओवरऑल बनाना है। साथ में ये भी समझना जरूरी होगा, आज जेरोम पावेल का आज एक अलग से एड्रेस है ओवरऑल ऑन द ओवरऑल स्टेट ऑफ यूएस इकोनॉमी, और वो अपना फेडरल रिजर्व के तौर से अपना एक इंडिकेशन भी देंगे कि किस हद तक वो उम्मीद करते हैं इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट कहाँ तक जब पहुंचेगा, और दुनिया इसका इंतजार कर रहा है ये समझने के लिए कि कैसे स्थिति बने रहेंगे। तो इसके ऊपर भी मार्केट निर्भर करेंगे कि किस हद तक कल मार्केट जब खुलेंगे, तो उसका भी एक हम अलग से शॉर्ट टर्म अगर बोले इमीडिएट शॉर्ट टर्म अगर हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। और एफआईआईज का अगर हम देखें तो अभी तक नेट इनफ्लो अगस्त में लगभग $5.5 अरब रहा है, हाईएस्ट सिंस अक्टूबर 2010। सो ये जो ग्लोबल लिक्विडिटी है, आपको लगता है इसका आकर्षण भारतीय बाजार की तरफ आगे भी बना रहेगा और इसके चलते भी बुल रन जो है वो सस्टेनेबल रहने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये इस वक्त कहना मुश्किल है। ये जरूर है, मैं आंकड़े के तौर से बहुत मोटी तरह से निवेश हुआ है एफआईएस के द्वारा, और लेकिन हम सबको पता है कि जहाँ पे फंड्स एक्सेस होते हैं तो ऐसा स्थिति में इमर्जिंग मार्केट्स में एक अलग से हमेशा कोई भी एफआईएस का एक बना रहता है, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न्स भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है बहुत कम अवधि में। तो ये स्थिति देखते हुए मैं मानता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पावेल का जो स्पीच है आज, उसके ऊपर काफी हद तक निर्भर करेगा अगले 2-3 महीना क्या दिशा रहेंगे मार्केट का, और ओवरऑल ये जो बुलिशनेस है ये बरकरार रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग जिस तरफ भी चाहे, खुदरा निवेशकों को चाहिए अपना ओवरऑल जो मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से चले, और जो स्टॉक विशेष जो अपना इन्वेस्टमेंट हम हमेशा कहते हैं इस प्रोग्राम में, अच्छे स्टॉक देखे, अच्छे उसका क्वालिटी देखे, और इस वक्त खास करके इकोनॉमी में किस तरह से धीरे धीरे ग्रोथ एफआर अगर वापस आ रहा है तो उस हिसाब से आप अपना कंपनी या स्टॉक निवेश करें और चुनें। Now we're joined online by Avinash Gorakhpur, market expert, to give his comments about the markets going on. Avinash, welcome to Market Mantra. Yeah, good evening. Good evening, Avinash. This first time we have hit the number of 39,000. Of course, it's just the data, but more importantly, in the short term, tomorrow there's an expiry of the F&O. What do you expect in the short term to happen? See, my guess is I think markets primarily have been driven largely by liquidity, and in the month of August, record FII buying has happened. In fact, just to tell you that today's data which indicates that today FIIs have bought, in the cash segment stocks worth about almost 1,580 odd crores. So I think liquidity is going to remain extremely strong, and I think what kind of commentary tonight comes, from the US Fed chairman is also going to be equally important. Any indication of any loose money policy and some indication of the fiscal stimulus, the second package, could definitely mean that US markets could possibly also significantly move up, and that could have a significant impact on tomorrow's trading activity. Overall, I would believe that there could be a little bit of profit booking, but I think the markets definitely look to be quite strong based on the fact that liquidity is still coming in larger numbers, and I think most importantly, markets are now looking at in a broader perspective only financial numbers which would come out from the second half of FY21 and more importantly FY22. So the markets are not looking at FY21 earnings at all. I think most of the markets and most of the analysts are actually penciling in a stronger growth for FY22. So I think for tomorrow's day in particular, what the Fed commentary is, what are the kind of signals on the fiscal stimulus will decide tomorrow's trend. But broadly, I don't think you're going to see any panic sell-off. There could be some moderate selling, and I think Nifty, which has crossed something like 11,550, could possibly end the expiry at around 11,500. So net, I think it's going to be a market which is going to be bought in on any kind of weakness. You mentioned liquidity and so the support coming in from liquidity. We can see the support levels in the market keep on shifting higher and higher. Would you say the bulls are now completely in control? I think, frankly, what has happened is, most of the mid-cap stocks and the frontline stocks have been rising so fast that, it is liquidity which is more important than the fundamentals now. I think, very frankly, it's now getting extremely difficult to find very good, attractive valuation levels for companies. Whenever some positive news flow of some companies come in, there's a huge gush of liquidity which comes, either from the retail segment, from the HNIs,
and in the larger caps, it's from the FI segment. So I would believe that, the bulls are definitely strongly positioned, and I think as long as US elections don't get culminated and liquidity continues to come in, I would not be surprised that this market is unlikely to see any panic sell-off. Numbers will be important, but I think markets are definitely looking at the bigger picture. I think in the near term, it's going to be only liquidity. अविनाश जी, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसे एक फियर इंडेक्स भी कहा जाता है, वो मार्च की अपने ऑल टाइम हाई से 78% नीचे आ गया है. सो क्या ये दिखाता है, क्या ये हम इसे सूचक मान सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के मन में जो एक डर था डीप करेक्शन का, वो खत्म हो गया है? क्या हम इसको कैसे आंकें? नहीं, मुझे लग रहा है कि करेक्शन का, मुझे लग रहा है कि जो 23 मार्च का लॉकडाउन के बाद जो पैनिक सेल ऑफ हुआ था, वैसा कोई सिनेरियो हमको लग रहा है कि नियर टर्म में पॉसिबल नहीं लग रहा है, और ये निवेशकों को भी ध्यान में आया है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो पहले तिमाही के रिजल्ट आए हैं, वो मेरे ख्याल से उम्मीद से काफी अच्छे हैं, क्योंकि सारे एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खराब नतीजे आएंगे. लेकिन मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई टू सितंबर का जो क्वार्टर आएगा, वो मेरे ख्याल से पहले क्वार्टर से काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अभी जो भी अनलॉकिंग हुई है, इससे ये माना जा रहा है कि काफी ऐसी सेक्टर्स है जैसे एफएमसीजी है, ऑटो कंपोनेंट्स है, सीमेंट है, इनके रीओपनिंग से डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंप्रूव आगे होने की क्षमता रहेगी. तो क्लियरली बॉटम तो मुझे नहीं लग रहा है कि 7,500-8,000 होगा, लेकिन हो सकता है कि अगर मार्केट कोई बड़ी गिरावट देखता है तो अराउंड 11,000 10,800 तक स्टेबलाइज होगा. तो ये कहना रॉन्ग नहीं होगा कि कोई भी गिरावट में या कमजोरी में मार्केट्स में बाय ऑन डिक्लाइन इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि होपफुली दिसंबर तक अगर वैक्सीन होता है तो इसमें डेफिनेटली मार्केट्स को एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आएगी, और FY22 होपफुली अच्छा साल माना जा रहा है. तो वैल्यूएशंस की आप बात कर रहे थे, तो वैल्यूएशंस को अगर हम कंपनी के आकार के हिसाब से देखें और सेक्टर्स के हिसाब से देखें, तो आप क्या कहेंगे, कहाँ पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑन वन लेवल, एंड ऑन अनदर सेक्टर्स कौन से आपको लगता है जहां पर अभी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं अभी भी? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली वैल्यूएशंस तो थोड़े से महंगे हो चुके हैं बहुत फ्रंटलाइन और मिड कैप में, लेकिन अभी भी मिड कैप कंपनीज में हमने देखा है कि ऊपरी लेवल से जो 52 वीक के हाईज है, वहां से भी काफी डिस्काउंट से वो फ्रंटलाइन कंपनीज पे ट्रेड कर रहे हैं. तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस मिड कैप और मीडियम साइज कंपनीज के अभी अट्रैक्टिव रहेंगे. फ्रंटलाइन में हम समझते हैं कि प्राइस मार्केट ने पूरी तरह से FY22 को थोड़ा सा पार्टली डिस्काउंट किया है. और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो हमको लग रहा है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, या टिपिकली अगर हम कंजम्पशन की बात करें या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करें, हमको लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली निवेश के मौके अच्छे हैं, क्योंकि काफी ऐसी कंपनीज है जो अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे चल रही है. और दूसरी बात, ऑटो में हमको लग रहा है कि ऑटो कंपोनेंट्स में काफी अभी भी एक्शन के लिए काफी टाइम लगेगा, क्योंकि काफी ऐसी कंपनीज है जो बेसिकली अपने 52 हाई से 50-60% गिरी है. तो ऑटो कंपोनेंट्स एक अच्छा सेक्टर हो सकता है, जहां पे होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY21 से आपको वॉल्यूम और मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा. तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट. और ब्रॉडली हमको लग रहा है कि जो भी निवेशक अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बेसिकली FY22 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहा है. FY21 में तो हमको नहीं लग रहा है मार्केट में कोई बड़ी अर्निंग ग्रोथ आएगी. इनफैक्ट अर्निंग ग्रोथ नेगेटिव होने की संभावना है. You mentioned stock-specific actions, and in fact, if you look at sector-specific, there was some news that came in about the auto sector, which probably gave the auto sector a fillip today. But are there, apart from stock-specific actions, are there any other fresh triggers that you're looking out for in the next 3 to 4 months? Leave out the US elections. Apart from that, are there any fresh triggers that you're looking at? Yeah, I think very clearly the domestic market is also looking at the fact that the government has now given some indication that there could be another fiscal stimulus once the coronavirus, settles down. In fact, now numbers which have come out clearly indicate that the virus, momentum has slowed down. And hopefully, if this slowdown continues, then the market is expecting that the government may announce another fiscal stimulus, which could possibly help a lot of financial related intermediaries like private and public sector banks, the microfinance companies, the housing finance companies, and mostly the infrastructure, companies. So I think this is one factor which is possibly, could be a very good positive trigger. Obviously, we don't know what is going to be the quantum of the package, but whatever comes in will definitely be accepted because the industry definitely requires a lose money policy for a long time. अविनाश जी, लोन मोरेटोरियम एंड होने वाला है इसी हफ्ते. अभी तक जो
मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक। सो क्या लगता है आपको, हालांकि वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग का दिया है ऑल्टरनेटिव आरबीआई ने, आपको क्या लगता है कि बैंक्स की क्या शायद स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो सकती है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए मोरेटोरियम काफी बैंकों ने कहा है कि 31 अगस्त के बाद इसको कंटिन्यू करना थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार का मोरेटोरियम जनवरी में था और उसके बाद अभी फर्स्ट क्वार्टर के बाद देखने को मिला है, तो यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट कटाई हो गई है। अंदाजा है कि होपफुली अनदर 1-2 महीने में मोरेटोरियम और भी कम हो जाएगा सेकंड क्वार्टर के एंड तक। तो ये बैंकों का मानना है कि ज्यादा मोरेटोरियम अगर वो देते हैं, अगर आरबीआई इनको और थोड़ा सा स्ट्रेच करता है, तो इनके लिए इनके फाइनेंशियल्स पे काफी भारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मोरेटोरियम में आप सभी जानते हो कि कुछ इनकम आता नहीं है और एक प्रोविजनिंग बुक्स में होती है। तो मुझे लग रहा है कि 31 अगस्त के आगे अगर बढ़ता है तो थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा कंट्री का, उसमें थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिलेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद 31 अगस्त के बाद आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, वेदर वो एक्सटेंड करते हैं नहीं, बट मोटा मोटी मार्केट ये समझ के चल रहा है कि एक्सटेंड नहीं होगा। Avinash, in the March sell-off, a lot of people sold off stocks hoping to probably buy at a lower level. But ever since that, we have seen that the markets have almost recovered 90% of their levels. That was the pre-COVID levels. What would you recommend for such investors to do? Should they buy at declines, buy at dips, or should they just stay out the market? I think my guess is, those investors who are not comfortable with the volatility should actually try and do a SIP via the mutual fund route and take a 5-year view, because, normally retail investors end up buying at the top and then selling their holdings at some loss. So clearly from a long-term perspective, somebody doesn't want to do direct equity, mutual funds are a better route. But yes, as I told you, somebody who wants to do a direct investment route, I think wait for a moderate correction. I think the markets definitely not look extremely cheap, and I think some, decline or some correction definitely would come in, maybe a moderate correction, and that would be a time to actually accumulate, good stocks across sectors like auto components, consumption, pharma, financials, because, these are sectors which I think could possibly, do very well over the next, say, 3 to 4 years. And अविनाश जी, broad thumb rule, जो लोग नया म्यूचुअल फंड में नए उतरेंगे, वो कैसे चुनाव करें म्यूचुअल फंड का? एक अगर आप ब्रॉड कुछ थंब रूल दे सके। नहीं, अगर म्यूचुअल फंड में शुरुआती इन्वेस्टर को काम करना है, तो मैं समझता हूँ कि उनको बैलेंस्ड फंड में निवेश करना चाहिए, और अगर थोड़ा सा एग्रेशन है, अगर रिस्क एपिटाइट है, तो ग्रोथ फंड में निवेश करें। और सबसे बड़ी बात, जो चुनिंदा सबसे टॉप 3-4 जो टॉप फंड हाउसेज है, वहां पे SIP करें, और ये निवेश का जो सिस्टम है, ये कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट रखे। नॉर्मली क्या होता है कि तेजी के बाजार में ये कंटिन्यूस होता है, और थोड़ी बहुत अगर मंदी आती है तो लोग अपना SIP बंद करते हैं। तो नॉर्मली 5 से 10 साल का नजरिया रखें, और तभी आपको इक्विटी में म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न्स अच्छे आएंगे, क्योंकि इस लेवल से कमाना म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा तकलीफ वाला काम है, क्योंकि मार्केट्स ऑलरेडी 52 वीक हाईएस्ट की तरफ है। तो ये लेवल पे अगर आप समझ रहे हैं कि 2-3 महीने या 1 साल में आपको रिटर्न आएगा, तो वो शायद आपके लिए इट विल बी नॉट अ राइट वे टू इन्वेस्ट। तो टाइम होराइजन लंबा रखिए, और 4-5 फंड हाउसेज जैसे ICICI है, HDFC है, मैं समझता हूँ कि ये सारे ऐसे टॉप फंड हाउसेज है जहाँ पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और काफी वेल एस्टैब्लिश्ड। बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा के लिए। श्रोताओं, ये थे अविनाश गोरखशेखर, जो बाजार के आज के चलन पर हमसे चर्चा कर रहे थे। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख था। अमेरिका से निराशाजनक आंकड़े जारी होने से वैश्विक सुधार पर चिंताएं पैदा हो गईं। दूसरी तरफ निवेशक फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के मौद्रिक नीति और अर्थव्यवस्था पर विचारों के इंतजार में थे, और मुद्राओं में सीमित दायरे में कारोबार हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक लगभग बिना किसी बदलाव के बंद हुए। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.7% की गिरावट आई, और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.3% गिरकर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां रुख मिला जुला था। लंदन के फुटसी में 0.3% की गिरावट थी। फ्रांस का कैक 1% के उछाल पर था, और जर्मनी के डैक्स में 0.3% की वृद्धि थी। जयंतो, क्या लगता है आपको अभी एशिया में क्या सेंटिमेंट है? बिकॉज यहाँ जो चीन है उसके ऊपर सबकी आंखें केंद्रित हैं, और चीन एक बहुत मेजर ग्लोबल सप्लाई चेन में एक हिस्सेदार है। सो क्या अभी आपको स्थिति दिखाई देती है? देखिए, मैं मानता हूँ इस वक्त एशिया के ऊपर जो व्यू है
वो ओवरऑल स्टेबल रहेंगे। ये देखते हुए खास करके कि कोविड का जो स्थिति है कुछ कुछ देशों में थोड़ा कर्व उन्होंने कंट्रोल किया है, उसको उल्टा भी करके रखा है कर्व को, तो ऐसा स्थिति में ओवरऑल आउटलुक स्टेबल रहेगा। हालांकि साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वन ऑफ द हॉटबेड्स ऑफ एशियन मार्केट्स हांगकांग, करीबन 2-3 हफ्ता पहले हांगकांग का चीफ ने अलग से एडवाइस दिए थे कि वहां पे फिर से कोरोना का कुछ खतरा फैलने का शुरुआत होने का एक चांसेस है। तो उसमें मार्केट में भी थोड़ा बहुत एक अलग से सेंसिटिविटी आया हुआ था, जिस वजह से हम देखे थे मार्केट में थोड़ा नरमी आया हुआ है। लेकिन ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट जो ज्यादातर एशिया में है, और जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा और अविनाश जी ने भी बताया कि ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स में एक बाय या होल्ड का स्थिति बना रहेगा, और जिस वजह से जो फंड्स जो आ रहा है एक्सेस फंड्स, वो एक्सेस फंड्स का फ्लो इस वक्त जारी रहेगा। Janto, RBI in its annual report recently said that deep-seated and wide-ranging structural reforms are required in the factor and product markets. What are those reforms that the RBI seems to be hinting at that are needed to be brought today? Well, I guess we have, sat through almost 4 to 5 month phase with some initial months facing zero productivity, and thereon we are gradually limping back. With a lot of roadblocks happening across states, which you are aware. Sometimes the roadblocks are happening more in the southern region, sometimes they're happening in the western region. And as we speak, we have seen even states like Punjab and Haryana has again gone for a weekend lockdown and a every evening lockdown from, I guess, 9 to 7 in the morning or something like this. So in a situation like this, specifically for the industry, the structural challenges are huge in terms of coming out and facing such challenges, and not only, overcoming the initial losses of production and things like that, but also facing newer markets and how new business will be done. I think based on fact on that, there is no harm in admitting some of our really, weak structural concerns have been exposed in a much more bigger manner than they would have exposed in a normal circumstances, right? And this would include a lot of things. It would include how your production chain works. It would include how your markets are structured, for example. If I give you an example from the agricultural sector, a lot of people don't know, in the month of April specifically, when the harvest season is on, the government and state governments together, the central government and the state governments together, focused on a bumper crop which surpassed even last year's procurement. So these things happen basically because when you overall focus on a huge structural support, on a huge way in how, getting workers, getting, harvesters, getting your factory line up, getting your trucks, getting your laborers all lined up overnight. And there were reports where they said in places like Punjab, they put on floodlights and harvested overnight. So these sorts of things are, I believe, issues which stand up and help us teach how in times of distress you can overcome such, important challenges through local structural, concerns being met. Now this has to be a broad long-term strategy, and that's where the RBI has come in. Although the RBI focuses on the, in the production sector, maybe in the manufacturing sector, but I just set you an example from the agricultural side, how such structural changes has to be addressed to focus on the new norm nowadays. इनफैक्ट जयंत, तो आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो एक हमारे पास खबर है स्ट्रैटेजी को लेकर कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं। नीति आयोग ने आज निर्यात तत्परता सूचकांक ईपीआई 2020 जारी किया। ईपीआई का उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की कारगरता को बढ़ाना और सुविधाजनक नियामक ढांचे को प्रोत्साहन देना है। ईपीआई के 4 स्तंभ नीति, व्यापार से जुड़े विभिन्न पहलू, निर्यात से जुड़े पहलू और निर्यात प्रदर्शन है। इसमें निर्यात संवर्धन नीति, संस्थागत ढांचा, व्यापार, पर्यावरण, मूलभूत ढांचा और यातायात की व्यवस्था से जुड़े पहलू भी शामिल हैं। इस अवसर पर नीति आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि विश्व के बाजार में भारत एक मजबूत निर्यातक बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईपीआई सूचकांक विभिन्न राज्यों की क्षमता को आंकता है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि उम्मीद है कि इस सूचकांक से मिलने वाले विस्तृत ब्यौरे का उपयोग कर सभी पक्षधर राष्ट्रीय और राज्यकीय स्तर दोनों पर निर्यात से जुड़ी प्रणाली को मजबूत कर पाएंगे। कितना जरूरी है कि ये डिजिटाइजेशन जो है, या एक हम कहें कि जो आंकड़े हैं उनका सही इस्तेमाल करके एक टारगेटेड अप्रोच लिया जाए, चाहे वो एक्सपोर्ट प्रमोशन हो या कोई भी और एरिया हो। देखिए, एक साधारण रूप से आपका सवाल का अगर जवाब मैं दूं तो हमें फॉर एग्जांपल पीपीई सूट्स,
नाउ पीपी सूट्स इंडिया आई थिंक मेरे ख्याल से वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है, और मैं मानता हूं समय के साथ साथ जब कोविड का स्थिति भारत में थोड़ा और अच्छा होता जाएंगे तो हमारा पास एक्सेस पीपी सूट्स रहेगा जो हम सही रूप से एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाकी देशों में जहां पे रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हद तक अभी भी है। तो ऐसा स्थिति में पीपी सूट्स को समय पे पहुंचाना अपना पोर्ट्स में और वहां से ले जाके जो कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरा करना, ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें जितना आप डिजिटाइजेशन लेके आएंगे उतना जल्दी आपका ये प्रोसेस तेज से हो पाएगा। बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, ये जो न्यू नॉर्म है, इस न्यू नॉर्म में बहुत जरूरी है समझना कि हमारे पास समय जो है वो बिल्कुल हमारे साथ नहीं है। आपका रिक्वायरमेंट आज पीपी सूट्स का अगले 6 महीना हो सकता है, उसके बाद आपका फोकस हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ और प्रोडक्ट में हो सकता है। वैक्सीन आ जाएंगे तो वैक्सीन का एक रोल बहुत बड़ा आ जाएगा। अगर इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनता है वैक्सीनों का तो अफ्रीका में पहुंचाना, लैटिन अमेरिका में पहुंचाना, अमेरिका में पहुंचाना, ये सारे देशों में रातों रात सामान भेज के सही वक्त में वैक्सीन लगातार सप्लाई साइड प्रोड्यूस करना, ये सारे चीजें एक्सपोर्ट के ऊपर अलग से फोकस करना पड़ेगा। और पीटीआई के द्वारा ये जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो सब चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब चलते हैं करेंसी बाजार की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में शुरुआती मजबूती आंशिक रूप से जाती रही और डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की कुल तेजी के साथ रुपया 30 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू बाजारों में तेजी और विदेशी फंडों का प्रवाह भारतीय बाजार में बने रहने के बल पर रुपए में हल्की मजबूती दर्ज हुई। If you look at the U.S. market, Wall Street's main indices closed mixed yesterday following a 3-day rally as a drop in Apple shares overshadowed optimism from remarks made by U.S. and China officials in pledging firm commitment to a Phase 1 trade deal. The Dow Jones Industrial Average fell 0.2%, the S&P 500 rose 0.4%, and the Nasdaq Composite Index surged 0.8%. Jayanto, if you look at the markets, the Treasury yields, the 10-year U.S. T-note almost hit 0.72% in intraday trading. So what does this signal? Is the investors having rising confidence or is there improving risk appetite? Why is the Treasury yield rising in the U.S.? Well, typically, if I link it with the interest rate, at present it should be sub 2 levels, and it's expected that the Fed would like to keep them at sub 2 levels. So in a nutshell, despite what the U.S. local markets are expecting in terms of returns, overall for the emerging markets and specifically for India, I think it's a good cause if the interest rates remain low at this point of time and Fed doesn't hint at any rise or even in the future rise of inflation and rise of interest rates. Whatever the situation is, the status quo is low inflation, low interest rate, low growth economy, and that's what if the Fed view consistently continues for the next 3 to 4 months, I think for emerging markets like India, it's a great opportunity. Let's look at the oil markets now. Oil today held near $46 a barrel, close to its highest since March, lifted by U.S. producers shutting most of their offshore Gulf of Mexico output ahead of Hurricane Laura, and a report showing a drop in U.S. crude inventories. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $45.70 per barrel, while WTI crude prices were around $43.10 per barrel. उधर दिल्ली सराफा बाजार में सोना 210 रुपए सस्ता होकर 51,963 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वैश्विक बाजार में रुख कमजोर रहने और रुपए में मजबूती के चलते सोने में गिरावट आई। चांदी का मूल्य भी 1,077 रुपए की भारी गिरावट से 65,178 रुपए प्रति किलो दर्ज हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मंदी के साथ $1,918 प्रति आउंस पर था। चांदी बिना किसी खास बदलाव के $26.45 प्रति आउंस पर थी। आपके पास 20 सेकंड हैं, थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या तेल की कीमत ऊपर जाने का कोई खतरा दिखाई दे रहा है? मैं मानता हूं नहीं, इस वक्त ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट है अपवर्ड की तरफ। अगर $50 का आंकड़े का बात करें तो पिछले हफ्ता भी हमने बताए थे, इस वक्त मैं मानता हूं उम्मीद नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म मूवमेंट में बेशक $46 to $48 के बीच में रह सकता है। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जयंतो आने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। Thank you, Jayanto, for joining us and discussing the economic and financial stories of the day in Market Mantra. Before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks extend winning streak for 4th session in a row. Sensex closes above the 39,000 mark. Nifty settles above the 11,500 level. Asian indices drift lower as grim US data raised concerns about global recovery. And crude remains near $46 a barrel ahead of Hurricane Laura in the US. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.